जब कपिल के शो पे मैं लिखने के लिए पहुंचा, बहुत लोग नहीं जानते कि नवजोत सिंह सिद्धू जी जितने भी शेर बोलते थे वो मेरे लिखे हुए थे। 5 साल उन्होंने जितनी भी शायरियां सुनाई, लगभग 450 शायरियां मैंने उनके लिए लिखी है, जिन्होंने एपिसोड्स के अंदर बोली है। आप कभी भी हमेशा अपनी लाइफ में टॉप पे एकदम से नहीं पहुंच जाओगे। अगर आपको 8th फ्लोर पे, 9th फ्लोर पे, 10th फ्लोर पे पहुंचना भी है तो पहले फर्स्ट फ्लोर तो आएगा। धूल, धूप, धुआं, हर चीज़ सहन करी जो एक आदमी स्ट्रगल के दौरान करता है। कोई गॉडफादर नहीं था इंडस्ट्री में, जैसे होते हैं किसी किसी के पास में, है ना। कोई गॉडफादर नहीं था, कोई जैक जुगाड़ नहीं था, कोई हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाला नहीं था। बस खुद थे, टैलेंट थे, योग्यता थी और मेहनत करने का एक संकल्प था, एक स्वप्नशीलता थी। वहाँ से फिर मैं कपिल शर्मा के शो तक पहुँच पाया। उस समय कपिल शर्मा शो कलर्स टीवी पे बंद होके सोनी पे स्टार्ट होने वाला था। ऐसा कहते हैं कि हादसे ही हादसे हैं, सावधानी क्या करे, इतने शोलों पे भला 2 बूंद पानी क्या करे, इस वतन के वास्ते कुछ फर्ज अपने दोस्तों, तुम ही कहो एक अकेली राजधानी क्या। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूँ एकाग्र शर्मा। मैं रहने वाला इंदौर से हूँ और बेसिकली एक पोएट हूँ, एक राइटर हूँ। अब जब भी हम समाज में ये कहते हैं कि ये व्यक्ति पोएट है, राइटर है, तो ये सोसाइटी अक्सर उनसे ये पूछती है कि आप इसके अलावा और क्या करते हो, आपके और कौन से काम हैं। लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं होते लोग कि हो सकता है यही आपका फुल टाइम प्रोफेशन भी हो, आप इसी चीज़ से अपनी आमदनी लेकर के आते हो। तो मैं आज इन्हीं सब विषयों पे बात करने के लिए आपके बीच में हूँ। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इंदौर का, और यहाँ से किस तरह मैं कवि सम्मेलनों तक गया, शायरियाँ मैंने लिखी और उसके बाद धीरे धीरे ये यात्रा मुंबई पहुंची। मुंबई में मैंने थिएटर्स के लिए लिखा और उसके बाद द कपिल शर्मा शो, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा पॉपुलर टीवी रियलिटी शो है, जो पिछले 9 सालों से आप लोग देख रहे हैं, उसमें मुझे लिखने का सौभाग्य मिला। और उसके बाद और भी कई सारे रियलिटी शो हैं जिसके लिए अंदर मैंने राइटिंग करी है और हाल फिलहाल आईफा अवार्ड्स के लिए भी मैंने लिखा है। तो ये सब कैसे हो पाया, कैसे ये यात्रा शुरू हुई, कैसे यहाँ तक पहुँची, आगे की क्या संभावनाएं हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, इस सब पे विस्तार से और अच्छे से बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ अपने अनुभव से आप लोगों को कुछ सिखा सकूं। जो कुछ भी कहूँगा वो बिल्कुल अहंकार शून्य होकर, अभिमान रहित होकर के कहूँगा। आप सब मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं। अगर मैं अपने अनुभव से, अपने जीवन से कुछ आपको बता पाऊँ तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, बात ऐसे शुरू होती है कि जब मैं स्कूल टाइम पे था, जब मैं अपनी स्कूलिंग कर रहा था, तभी से मुझे पोइट्री लिखने का, शायरी लिखने का, सॉन्ग्स लिखने का थोड़ा शौक था। तो मैंने कोशिश करी कि क्यों ना स्कूल के जो स्टेजेस होते हैं, हमारे एनुअल फंक्शंस होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, स्कूल में हाउसेस होते हैं, उसमें कॉम्पिटिशन्स होती है, तो लगातार क्यों ना उसमें पार्टिसिपेट किया जाए, उनमें हिस्सा लिया जाए। तो कम से कम स्टेज फियर निकलेगा, समझ में आएगा कि अभिव्यक्ति क्या होती है, प्रस्तुति क्या होती है, लिखावट कैसी होती है, लेखनी कैसे होती है, संवाद अदायगी कैसे होती है, बात कैसे की जाती है, किस विषय पे कितना और कैसा बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल से ही ये हैबिट अपने अंदर लगा ली थी कि मंचों पर जाना है और बोलना है। तो स्कूल का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर ये बात मैं आपको सिखाते हुए चलता हूँ कि अगर आप में से कोई अभी स्कूलिंग लाइफ में है या आपका कोई छोटा भाई या बेटा स्कूलिंग लाइफ में है, उसको हर कॉम्पिटिशन में हिस्सा दिलवाइए। हर कंपटीशन में, चाहे उस कंपटीशन में उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन जब आप किसी भी जगह पर जाकर प्रतियोगिता का हिस्सा बनते हैं तो सही मायने में आप स्वयं को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आप अपना आत्म मंथन कर रहे होते हैं, आत्मचिंतन कर रहे होते हैं, आत्म अवलोकन कर रहे होते हैं कि यार हम किस चीज़ के लिए बने हैं। मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई फेस्ट है, आप आर्टिस्ट नहीं हैं, आप उसमें कुछ परफॉर्म नहीं करने वाले, लेकिन हो सकता है आप उस फेस्ट के लिए अच्छी स्पॉन्सरशिप लेकर आ सकें, आप आर्टिस्ट मैनेजमेंट कर सकें, आप सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कर सकें। तो इससे आपको अपने बारे में पता चलेगा कि हाँ यार, फ्यूचर में मैं इस काम को भी अच्छे से कर सकता हूँ। इसलिए पहला सूत्र अपने जीवन में ये रखिए कि जो भी आपके आसपास हो रहा है उसका हमेशा हिस्सा बनिए, ताकि उस अनुभव से आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। दूसरी बात, तो जब स्कूल से सब होने लगा, कॉम्पिटिशन्स चलने लगी, पोइट्री लिखने लगे, कवि सम्मेलनों में जाने लगे, तो कवि सम्मेलनों की यात्राएं चालू हुई। शहर के जो छोटे मंच होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, उसमें जाकर के बातें करी, उसमें जाकर के पोइट्री करी, कविता करी। मंच इतनी आसानी से शुरुआत में नहीं मिलते हैं और आप जो मतलब स्थापित पोएट होते हैं उस फील्ड के, अक्सर उन्हीं को मंच दिए जाते हैं, बड़े जो फेमस होते हैं। लेकिन जब आप जाते हो, उनसे मिलते हो, अपनी पोइट्री उन्हें सुनाते हो, तो शुरुआत में ये होता है कि चलो ठीक है, सबसे पहले तुम पढ़ लेना, कार्यक्रम के शुरुआत में तुम पढ़ लेना, जब मंच पे कोई ना आए। तो देखिए, आप कभी भी हमेशा अपनी लाइफ में टॉप पे एकदम से नहीं पहुंच जाओगे। अगर आपको 8th फ्लोर पे, 9th फ्लोर पे, 10th फ्लोर पे पहुंचना भी है तो पहले फर्स्ट फ्लोर तो आएगा।
सेकंड फ्लोर तो आएगा, थर्ड फ्लोर तो आएगा। तो ये मान के चलिए कि आपको धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़नी है और फिर कहीं जाके वो मुकाम जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, वो मंजिल आपको मिल जाएगी। तो कितनी भी छोटी चीज हो लेकिन उसको अपने बास्केट में, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते चलना दोस्तों। कभी भी किसी काम को छोटा मत समझना, ये मत सोचना कि इसे कितने लोग देखेंगे। आज जहाँ कविता सुना रहा हूँ वहाँ तो 4 ही लोग आने वाले हैं। ये जिस अखबार में मेरा आर्टिकल छपेगा उसको तो कोई पढ़ता ही नहीं है, चाहे ना पढ़ता हो, चाहे कोई ना देखता हो, लेकिन जिस एक व्यक्ति से भी आपका कांटेक्ट बनता है वो कांटेक्ट आपको जीवन भर काम में आता है। और होता ये है जैसे कि हम एक कवि हैं, तो शुरुआत में हम अखबारों के लिए लिख करके देते थे कविताएं। तो कई अखबार ऐसे होते थे जिसे शहर इतना ज़्यादा नहीं जानता था, या वो इतना ज़्यादा, या मतलब उस अखबार के उतने ज़्यादा रीडर्स नहीं होते थे, उतने ज़्यादा पाठक नहीं होते थे, लेकिन हम फिर भी उसके लिए लिखते थे। क्यों? क्योंकि उसमें लिखने के बाद आगे चल के जब हम दैनिक जागरण से बात करेंगे, दैनिक भास्कर से बात करेंगे, अमर उजाला से बात करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करेंगे, तो हमारे पोर्टफोलियो में 10 काम होंगे। ये दिखाने के लिए रहेगा कि देखो इसके पहले हम इन अखबारों के लिए लिख चुके हैं। इससे क्या साबित हुआ? इससे आपकी स्वीकारोक्ति साबित हुई, क्रेडिबिलिटी, कि अच्छा मुझसे पहले इस आदमी पे किसी और ने विश्वास किया है, तो ठीक है मैं भी इसको अवसर दे सकता हूँ, मैं भी इस आदमी को मौका दे सकता हूँ। तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप स्टार्टअप करने वाले हों, चाहे आप कविता लिखते हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे डांस हो, चाहे सोशल मीडिया हो, कोई सा भी टैलेंट हो आपका, आपको उसमें अगर कोई सा कितना भी छोटा काम मिले उसको अपनी बास्केट में, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। उस मौके को जाने मत दो सिर्फ ये सोच के कि वहां पे कितने लोग हैं। बात समझ में आई? तो मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, एजुकेशन किया अपना, बी जिसे कहते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मैंने ईसी ब्रांच में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपना एमबीए किया है फाइनेंस में। संयोग से ये हुआ मेरे जीवन में कि एमबीए करने के बाद मुझे नौकरी मुंबई में मिली। अब मुंबई आप सब जानते हो कि एक संभावनाओं का शहर है ना, भारत का सबसे बड़ा महानगर भी है, और वहाँ जो संभावनाएं मिलती है संभवतः वो दूसरे अन्य शहरों में उतनी आसानी से नहीं मिल पाती। तो मुंबई चले गए, नौकरी करने लगे। तो सोमवार से शुक्रवार आईटी में जॉब था, 5 दिन जैसे आईटी प्रोफेशनल व्यक्ति जॉब करता है मंडे टू फ्राइडे, वैसे मैं जॉब करता था। पर कहीं ना कहीं अंदर वो धधक, वो आग, वो जुनून, वो जज्बा लगा हुआ था कि ये जो वीकेंड का टाइम मिल रहा है, ये 2 दिन सप्ताह में मिल रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ प्रयास किया जाए, कुछ प्रयत्न किया जाए, कुछ तो परिश्रम ऐसा किया जाए जो अपने को अपने क्षेत्र से जोड़ कर रखे और उसमें आगे बढ़ने का मौका दे सके। तो मैं वीकेंड्स पे काम ढूंढने निकलता था, बिल्कुल वैसे ही निकलता था काम ढूंढने जैसे मुंबई में आके लोग स्ट्रगल करने जाते हैं, जैसे मुंबई में आके लोग चप्पलें घींचते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, हर दरवाजों पे जाते हैं, हर प्रोडक्शन हाउसेस के बाहर लाइन में खड़े होते हैं, धूल धूप धुआं हर चीज़ सहन करी जो एक आदमी स्ट्रगल के दौरान करता है। अब यहाँ पे सीखने वाली एक और बात, मैंने इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी पे बहुत अच्छे पैकेज पे नौकरी थी, मेरे अंडर लोग काम करते थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन इस सारे अभिमान, सारी बातों को ध्यान दूर रख के, साइड रख के, जब आप काम ढूंढने जा रहे हो तो जिस क्षेत्र में आप बढ़ रहे हो वहाँ पे आप शून्य हो। तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि मैं किस परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी क्या करते हैं, मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, मेरे पास गाड़ी कौन सी है, मेरे पास नौकरी कौन सी है, मेरा एजुकेशन क्या रहा है। नहीं, अगर आपको लाइफ में काम मांगना है ना तो काम हमेशा हाथ फैलाकर ही मांगा जाता है। जब भी आप किसी से किसी चीज़ के लिए विनती करते हो तो आपका स्वर उस तरह से ही होना चाहिए कि हाँ मुझे इस काम की आवश्यकता है। तो आपके कितने भी आवरण क्यों ना हो, आपके पास कितनी अच्छी आमदनी क्यों ना हो, लेकिन जिस नए क्षेत्र में अगर आप उतर रहे हो तो वहां हमेशा खुद को शून्य मान के उतरना, वहां खुद को हमेशा 0 मान करके उतरना, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो मैं ये सब चीजें भूल करके जो उस समय मेरे जीवन में थी, एक नॉर्मल आदमी जैसे स्ट्रगल करता है उसी तरह से मैं भी लाइन में धक्के खाता था, मार खाता था, मुझे भी पकड़ के बाहर फेंका जाता था, निकाला जाता था, किससे मिलने आए हो, ईमेल है, किसी का फ़ोन नंबर है, अंदर कॉल लगाओ तो ही आपको अंदर आने देंगे, ऐसे हर कोई नहीं आ सकता मिलने के लिए। मतलब एक वही स्ट्रगल जो हर आदमी फेस करता है मुंबई में, लेकिन अडिग होकर के लड़ते रहे, उन चुनौतियों का सामना किया। मेरी 2 पंक्तियां भी है कि पहले चुनौतियों को हल किया है, पहले चुनौतियों को हल किया है, बाद में खुद को सफल किया है। तो पहले चुनौतियों को हल करना पड़ता है, फिर आप अपने आप को सफल करते हो। तो लगे रहे। अच्छा होता यह है, यहाँ पे मैं एक और बात आपको सिखाता हूँ। जब आप घर से निकलते हो सुबह उठ करके काम ढूंढने और शाम को खाली हाथ आते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आज का दिन वेस्ट हो गया और आज काम नहीं मिला। चाहे काम न मिला हो,
लेकिन आपके मोबाइल में जो 2 नए कॉन्टैक्ट सेव हुए हैं, जो आपको 2 नई इंफॉर्मेशन मिली है, अच्छा यहाँ पर ऑडिशन होते हैं, अच्छा यहाँ पर जाया जा सकता है, अच्छा इन लोगों से मिला जाता है, अच्छा ये वाला दरवाजा है जिसके पीछे काम मिलता है ना। तो ये जानकारियां भी आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ा रही है। काम मिलना ही सफलता नहीं है, काम तक पहुंचना कैसे है अगर वो भी आपको मालूम पड़ रहा है तो वो भी आपके लिए एक सफल दिन है। तो मैं ये सोचता था कि आज मैंने कितने कॉन्टेक्ट बनाए, आज मेरी नेटवर्किंग कितनी हुई, आज मैं कितने लोगों से मिल सका, मुझे कितनी जानकारियां हासिल हो पाई, अब अगले दिन कहाँ जाना है, किससे मिलना है। तो घर से जब आप निकलो तो घर छोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना कि चिड़िया जब तक घोंसले में रहेगी तो वो उड़ नहीं सकती, अगर उड़ना है तो घोंसला छोड़ना तो जरूरी है। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको अपनी लैपटॉप की वेब सीरीज को बंद करना पड़ेगा, आपको क्रिकेट मैच को सामने से हटाना पड़ेगा, दोस्तों के साथ घूमने के प्लान छोड़ने पड़ेंगे अगर आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो मैं ये नहीं कहता कि मस्ती करना बंद कर दो, दोस्तों के साथ घूमना फिरना मूवीज देखना बंद कर दो, लेकिन अगर एक नजर आपकी लक्ष्य की तरफ है तो एक नजर आपकी, अगर एक नजर आपकी मस्ती की तरफ है तो एक नजर आपकी लक्ष्य की तरफ भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मस्ती मजाक करते हुए दोस्तों के साथ घूमते हुए आप अपना सपना कहीं खो दो। तो वीकेंड्स पे गए, काम ढूंढा, लोगों से इंफॉर्मेशन मिलती थी। देखो कोई गॉडफादर नहीं था इंडस्ट्री में जैसे होते हैं किसी किसी के पास में, है ना। कोई गॉडफादर नहीं था, कोई जैक जुगाड़ नहीं था, कोई हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाला नहीं था। बस खुद थे, टैलेंट थे, योग्यता थी और मेहनत करने का एक संकल्प था, एक स्वप्नशीलता थी। तो चले गए, उस फ्लो में आगे बढ़ते रहे, लोगों से काम मांगा। अब अगर आप अच्छी नीयत से जब काम कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला भी देख रहा होता है। देखिए भगवान भी उसी की मदद करता है, ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो स्वयं में विश्वास करता है। इसलिए कहते हैं कि तुम अपने दिल में मंजिल को पाने की आरजू रखना, फिर ये उसका काम है तुम्हारे जज्बे की आबरू रखना। बाकी वो देख लेगा। अगर आपकी नीयत सच्ची है, अगर आपकी संकल्प शक्ति सच्ची है, अगर आपका दृढ़ विश्वास सच्चा है तो कहीं ना कहीं ईश्वर है जो आपको आगे लेकर के आता है। वो ध्यान रखता है कि हाँ यार इस बच्चे ने मेहनत करी है, इसने मक्कारी नहीं करी है। तो ये सब करते रहे, कई साल तक ये प्रक्रिया चली। तो मुंबई में थिएटर्स बहुत होते हैं, रंगमंच बहुत होते हैं, नाटक अक्सर होते हैं। तो वहाँ मुझे जुड़ने का मौका मिला, पृथ्वी थिएटर्स और रंग शारदा, NTCA, NTPA, है ना। वहाँ पे मैंने राइटिंग करके दी। अब थिएटर्स में क्या होता है, वहाँ तो नाम भी नहीं मिलता, सीधे मंच के ऊपर नाटक हो जाता है। टीवी पर तो फिर भी ये है कि आपका नाम आता है ना, लेकिन फिर भी लिखना चाहिए, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ में। और फिर वहाँ से जो कॉन्टेक्ट बने, क्योंकि वहाँ जो एक्टर्स आते थे, जो आर्टिस्ट आते थे, उनकी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में पहचान थी। तो धीरे धीरे वो जो मेरे संपर्क बने वहाँ पर लिख करके, चाहे वहाँ पर मुझे नाम नहीं मिलता था, कई बार दाम नहीं मिलता था, लेकिन काम मिलता था। शुरुआत में काम आवश्यक है, उसके बाद नाम आवश्यक है, और आखिरी में आता है दाम। जब आप मांगते हो कि अच्छा मैं अब अपने इस चीज के इतने रुपए लूंगा, तो ये नाम, दाम और काम, इन तीनों का समीकरण जब मिल जाता है तब कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी पूरी तरीके से पटरी पर आ चुकी होती है। तो जब मैं थिएटर्स लिखने लगा, वहां पे जो कॉन्टेक्ट्स मेरे बने, वहां से फिर मैं कपिल शर्मा के शो तक पहुंच पाया। उस समय कपिल शर्मा शो कलर्स टीवी पे बंद होके सोनी पे स्टार्ट होने वाला था। तो वो उनकी भी राइटिंग टीम काफ़ी चेंज हो रही थी। तो जब मैं उनसे जाकर के मिला, अब वो भी एक बहुत बड़ा सफ़र है कि कैसे मिला। मैंने हमेशा कुछ ना कुछ नीतियां अलग आजमाई हैं। मैं ये मानता हूं कि हमेशा लाइफ में आपका अपना भी एक फॉर्मूला होना चाहिए, आपकी अपनी एक USP होनी चाहिए जो दुनिया से अलग हो, जो आपका अपना ढंग हो किसी चीज़ को देखने का, समझने का। जैसे मैं जब मुंबई में स्ट्रगल करता था तो मुंबई की फिल्म सिटी में घुसना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने एक चोर रास्ता ढूंढ रखा था उसके लिए कि पीछे से मैं कहाँ से घुस सकता हूँ। घुसने के बाद मुंबई के अंदर जो होटल्स हुआ करते थे, मैं उनके जो वेटर्स थे उनसे दोस्ती करता था। अच्छा, किसी स्वार्थ के लिए नहीं करता था, सिर्फ मौका परस्ती के लिए, सेल्फिश होने के लिए कि यार बस गए और उनसे दोस्ती करी, अपना काम निकाला। पर मैं सोचता था कि ये जो वेटर है ये दिन भर फिल्म सिटी में सारी बातें सुनते हैं, सारी यूनिट्स के सारे स्टाफ के लोग यहाँ आकर के खाना खाते हैं, तो इसकी कितनी ज़्यादा पहचान होगी। अक्सर लोग ये सोचते हैं हम डायरेक्टर से मिलेंगे तो हमारा काम होगा, प्रोड्यूसर से मिलेंगे तो हमारा काम होगा, म्यूजिक वाले से मिलेंगे तो हमारा काम होगा, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि किसी फिल्म सिटी के अंदर जो होटल है उसके वेटर से मिल लेंगे शायद तो भी आपका काम हो सकता है। तो कोई भी आदमी छोटा नहीं होता है, आप उसका सही उपयोग करते आपको आए, उससे सही व्यवहार बनाते आए, और काम निकलने पे कभी उस व्यवहार को छोड़ना भी मत, उसको आजीवन मेंटेन करके चलना, तो वो व्यक्ति भी आपके लिए समर्पित रहेगा और आप लोगों का रिश्ता भी बहुत आगे जाएगा और सफलता भी आपको बहुत ज़्यादा मिलती चली जाएगी। अब जैसे मैंने कहा सफलता मिलती चली जाएगी, अब मैं एक चीज़ अपने आप से पूछना जो मैं भी पूछता था कि यार सफल होना आवश्यक क्यों है।
जिंदगी में सफल होना जरूरी ही क्यों है भाई? जिंदगी सामान्य रह करके, साधारण रह करके भी तो काटी जा सकती है। फिर क्यों सफल होना है, इतनी मेहनत करना है और सारी चीजें नॉर्मली काट लेंगे। ये प्रश्न मैंने अपने आप से पूछा और फिर इसका उत्तर मैं ढूंढने लगा। तो कहीं एक दिन गीता जी मेरे हाथ में आई और इसका मुझे वास्तविक उत्तर मिला, जहां पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन वना निधे तो वने सखा भवति मारुतः स एप दीप नाशाय कृसे कासार दिसो हरदम। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, वन में जब आग लगती है तो वह आग प्रचंड होती है, प्रबल होती है, विराट होती है, विकराल होती है, तो हवा उसकी मित्र बन जाती है, उस आग को पूरे जंगल में फैला देती है। लेकिन वही आग जब एक दीपक में जल रही होती है, एक दिए में जल रही होती है, तो वह आग कमजोर होती है, तो हवा उसको फूंक मार के बुझा देती है। इसलिए कभी जिंदगी में कमजोर मत बनो, कभी जिंदगी के अंदर नाजुक मत बनो। जब भी बनना है सशक्त बनो, सामर्थ्यवान बनो, शक्तिशाली बनो, समृद्ध बनो। इसलिए आपका सफल होना आवश्यक है। एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूं, अक्सर आप ये देखेंगे, कभी कभी आपके मन में ऐसा आएगा कि यार हमारे पेज पे फॉलोअर कम हैं, हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर कम हैं, हम जो बिजनेस करते हैं उसमें ग्राहक कम आते हैं, मैं जो काम करता हूं उसमें भीड़ कम है। तो और किसी और से आप उसका जब कंपैरिजन करते हो तो आपको लगता है यार वहां तो बहुत लोग जा रहे हैं, उसके पेज पे तो बहुत फॉलोअर हैं। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, उसको याद करके चलना। हो सकता है कोई लोहा बेच रहा हो, उससे लोहा हर आदमी खरीद सकता है, मगर आप सोना बेच रहे हैं और सोना खरीदने की औकात हर किसी के पास नहीं होती। आपके पास वही आएगा जो ज़हनी तौर पे अमीर है, जो दिल से अमीर है, जो सोच से अमीर है। इसलिए कभी भी अपनी प्रोग्रेस को किसी और के साथ कंपेयर मत करना, बिकॉज समटाइम्स यू आर नॉट मेड फॉर मास, यू आर जस्ट मेड फॉर क्लास। आप क्लास के लिए बने हैं, मास के लिए नहीं बने। मैं हमेशा अपने आप से ये चीज पूछता हूं और बच्चे भी पूछते हैं, लोग भी पूछते हैं कि यार कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, चूज कैसे करें कि हमें इस प्रोजेक्ट को करना है, इसको नहीं करना है। स्टार्टिंग में तो बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि तब लगता है यार सब चीजें कर लो। तो मेरा जो फॉर्मूला है, मैं हमेशा किसी भी काम में हाथ डालने से पहले, उसको अपना प्रोजेक्ट बनाने से पहले 3 पीस चेक करता हूं। मेरे लाइफ के 3 पीस हैं ये, 3 पीस ऑफ माई लाइफ। कैसे मैं काम को सिलेक्ट करता हूं, या तो उस काम से आपको पैसा मिल रहा हो कि हाँ चलिए आमदनी अच्छी हो रही है, पैसा मिल रहा है, पहला पी। या उस काम से आपको अच्छी पहचान मिल रही हो, रिकॉग्निशन मिल रहा हो, फेम मिल रही हो, आपको लोकप्रियता मिल रही हो, ख्याति मिल रही हो, मंच बड़ा है, चाहे उसमें फिर कीमत कम भी है या नहीं भी है तो भी चलेगा। तो पहला पी हुआ पैसा, दूसरा पी हुआ आपका पहचान, और तीसरा पी जो मेरी लाइफ का है वो है पुण्य। हो सकता है वो एक सामाजिक कार्य है जिसमें पैसा भी ना मिले, ख्याति या लोकप्रियता भी ना मिले, लेकिन दिल को अच्छा लगेगा, पुण्य मिलेगा उसे करके। मानव होने का कहीं ना कहीं हम सबको कुछ ना कुछ समाज के लिए भी करना ही चाहिए। ऐसा कहते हैं कि हादसे ही हादसे हैं, सावधानी क्या करे, इतने शोलों पे भला 2 बूंद पानी क्या करे, इस वतन के वास्ते कुछ फर्ज अपने दोस्तों, तुम ही कहो एक अकेली राजधानी क्या करे। तो कुछ दायित्व हमारे भी हैं, कुछ कर्तव्य हमारे भी हैं। तो ये मेरी लाइफ के 3 पीस हैं, पैसा, पहचान और पुण्य। अगर मुझे कामों में इनमें से कुछ मिलता है तो मैं उस काम की ओर आगे बढ़ जाता हूं। मैं अपनी स्ट्रगल की ओर बात करूं आप लोगों के सामने, जब कपिल के शो पे मैं लिखने के लिए पहुंचा तो इतना सरल नहीं था उसके इंटरव्यू तक जाना, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री के बहुत बड़े राइटर्स काम करते हैं, ऐसे राइटर्स जिन्होंने बहुत फेमस मूवीज़ लिखी है, जिन्होंने पूरा कॉमेडी सर्कस लिखा है, और उनके बीच अपनी जगह बनाना काफ़ी मुश्किल था। तो वहाँ पे मेरी जो शुरुआत हुई वो एक शायर के तौर पे हुई। बहुत लोग नहीं जानते कि नवजोत सिंह सिद्धू जी जितने भी शेर बोलते थे वो मेरे लिखे हुए थे। 5 साल उन्होंने जितनी भी शायरियाँ सुनाई, लगभग 450 शायरियाँ मैंने उनके लिए लिखी है, जिन्होंने एपिसोड्स के अंदर बोली है। तो जब उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी तो वो बोले कि यार आपकी प्रोफाइल एक शायर की है, एक पोएट की है, आपने अभी तक इन एंड आउट कॉमेडी कभी पूरी नहीं लिखी है, तो आप हमारी टीम को पहले एक शायर के तौर पे ज्वाइन कीजिए और उसके बाद फिर आप, अगर आपको लगे कि आप कॉमेडी में अच्छा कर सकते हैं तो फिर आप कॉमेडी भी लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मेरी शुरुआत वहाँ पे एक शायर के तौर पे हुई। जब सेलिब्रिटी स्टेज पे आती थी, सिद्धू जी जो शेर मारते थे, मैं वो लिखता था। तो बहुत चुनौती थी, शेर लिखने के लिए बहुत कम समय मिलता था कई बार, क्योंकि सिद्धू जी जो है वो सेट पे काफ़ी लेट आते थे, और लेट आने से मतलब वो शूट शुरू होने के 5 मिनट पहले आते थे, और अगर शेर पसंद नहीं आता था तब तक वो सेट पे जाते नहीं थे। तो मेरे पास ये 5 मिनट होता था जिसमें जो मैंने शेर लिखा है मुझे उनको सुनाना है, समझाना है, और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो पूरा शेर बदलना है, नया लेकर के आना है, और उसमें कुछ कॉमेडी भी होनी चाहिए, शेर में कुछ बात भी निकलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो बहुत मुश्किल होता था उस चीज़ को
वहाँ तक करना। मैं एक वाक्य आपको सुनाता हूँ, एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक बार जब मैं नवजोत सिंह सिद्धू जी की शायरियाँ लिखा करता था द कपिल शर्मा शो में, तो एक बार हमारे शो पे युवराज सिंह और हेजल आए, उनकी वाइफ। तो सिद्धू जी बड़े खुश थे, उन्होंने मुझे वैनिटी में बुलाया, बोले यार युवराज के पिता युवराज के साथ मैंने क्रिकेट खेला है, टेस्ट क्रिकेट खेला है, हमारे पंजाब के हैं, मेरा उनसे बहुत पारिवारिक रिश्ता है, और युवराज ने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे हैं, वर्ल्ड कप जिताया है, कैंसर के खिलाफ जंग जीती है, और बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं उसके, और ये लड़का मुझे बहुत फेवरेट है, एकाग्र ये सारी बात आज की शायरी में आनी चाहिए। मैं घबरा गया, मैंने कहा सर इतनी सारी बातें शायरी लिखनी है कि जीवनी? भाई 4 लाइनों में, अब मैं एक शायर के तौर पर तो मैं ही जानता हूं कि एक शायर के तौर पे संभव नहीं है इतनी सारी बातें, और शेर भी एकदम खट करके निकलना चाहिए, ठक से, मतलब आखिरी पंक्ति ऐसी आए कि मजा आ जाए लोगों को। ये उनका फॉर्मेट होता था कि आखिरी पंक्ति पे लोग उछल जाने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ, मैं शेर बनाता हूँ। तो मैंने उनको एक शेर बना के दिया कि घुमाता है जब वो बल्ला तो रामबाण हो जाता है। रामबाण मतलब अचूक, सीधा जाके लक्ष्य पे लगता है, 6 बाउंड्री पार। घुमाता है जब वो बल्ला तो रामबाण हो जाता है, उसके सामने मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य आसान हो जाता है। शेर की तरह दहाड़ता हुआ उतरता है मैदान में, उसे खेलता देख दिल झूम कर हिंदुस्तान हो जाता है। तो बड़ा अच्छा लगा उनको शेर, बड़ा मजा आया। बोला अरे वाह आज तो मजा आ जाएगा, ऐसा बोलूंगा इसको सामने युवराज और दिल झूम के हिंदुस्तान, मेरे टाइप का शेर है एक तो। फिर बोले यार एकाग्र एक काम करो, इसमें रामबाण की जगह पे ब्रह्मास्त्र कर लो। मैंने कहा क्यों? बोले ब्रह्मास्त्र और बड़ा होता है और घातक होता है, ब्रह्मास्त्र की काट तो कभी किसी के पास भी नहीं होती। अब एक शायर के तौर पे, एक टेक्निकल राइटर के तौर पे मैं जानता हूं कि मेरी जो राइमिंग चल रही है, जो तुकबंदी चल रही है, जो काफियाबंदी चल रही है, वो है रामबाण हो जाता है, आसान हो जाता है, हिंदुस्तान हो जाता है। तो मैं वहां पे ब्रह्मास्त्र को फिट नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के मुझे तुकबंदी के शब्द दूसरे नहीं मिलेंगे, है ना, और फिर सारी पूरा शेर बदलना पड़ेगा। तो मैं उनको समझाने में लगाऊं कि सर रामबाण रख लीजिए, रामबाण भी अच्छा होता है। अब बाहर से लोग बोल रहे हैं युवराज आ गया है, शूटिंग स्टार्ट हो रही है, जल्दी शेर फाइनल कराओ, और अंदर हमारा चल रहा है माइथोलॉजिकल डिस्कशन, आध्यात्मिक चर्चा हो रही है, रामायण की चौपाइयां सुनाई जा रही है एक दूसरे को। राम बाण ते ही मारा हूं, ब्रह्मसार ते ही मारा हूं, महिमा मिटे अपार, ब्रह्मास्त्र ऐसा करता है और रामबाण ऐसा करता है, और बाहर डायरेक्टर हमको गाली बक रहे हैं कि जल्दी जाओ शूट पे और स्टार्ट करो, ऐसा ऐसा सारी चीजें। तो फिर ऐसे समय में आपको युक्ति निकालनी पड़ती है। जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो कई बार आपको हर बार आपको कुछ ना कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर देखिए ये युवराज सिंह है, कल को जब विराट कोहली हमारे शो पे आएंगे, महेंद्र सिंह धोनी आएंगे, सचिन तेंदुलकर आएंगे, तब ब्रह्मास्त्र निकालेंगे ना, आज रामबाण से ही काम चला लेते हैं, युवराज है तो। बोले हाँ यार ये सही बात बोली तूने, सचिन आएगा तब ब्रह्मास्त्र निकालेंगे, धोनी आएगा तब ब्रह्मास्त्र निकालेंगे, आज रामबाण भी ठीक है। तो कई बार जब आप सेलिब्रिटीज के साथ में काम करते हो तो उनके ईगो का भी ध्यान रखना होता है, अपनी स्क्रिप्ट का भी ध्यान रखना होता है, और उन सब दायरों के बीच में रहते हुए आपको अपना काम करना होता है। तो मुश्किलें आती है, समस्याएं आती है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, आप प्रयास करेंगे, तो आप अच्छा कर लेंगे। और बस हमेशा अच्छा आदमी बन करके रहिए। किसी ने हमसे पूछा था कि अच्छा आदमी क्या होता है, अच्छे आदमी की डेफिनेशन क्या है, कौन होता है अच्छा आदमी? तो कोई कहेगा कि जो झूठ ना बोलता हो, जो ईमानदार रहता हो, ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती है। पर मैं कहता हूं कि अच्छा आदमी वो होता है जिसका दोस्त पुराना हो और जिसका नौकर पुराना हो, जिसके दोस्त और जिसका एम्प्लॉय उसको छोड़कर नहीं गया, इसका मतलब वो आदमी अच्छा है, कहीं ना कहीं पे वो नैतिक है, वो कहीं ना कहीं अपने लोगों से प्यार करता है। तो अगर आप अपने लोगों से प्यार करेंगे, अपने लोगों जो आपके आसपास हैं, जो इस यात्रा में आपके साथी हैं, उनसे प्यार करेंगे, तो आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको मौके मिलते चले जाएंगे। बस ईमानदार रहिएगा अपने काम के साथ और लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। और जाने से पहले, आपको अलविदा कहने से पहले, मैं अपनी लिखी हुई एक मोटिवेशनल पोएट्री आपको सुनाना चाहता हूँ। एक गीत है जो मुझे लगता है आपको सौंपना चाहता हूँ मैं, शुभकामनाओं के साथ। कोई कतरा नहीं तुम समंदर बनो, जीत ले विश्व को वो सिकंदर बनो। कोई कतरा नहीं तुम समंदर बनो, जीत ले विश्व को वो सिकंदर बनो। कोई कतरा नहीं, हौसले पे तेरे हिमगिरी है चकित। 13 साल की बिटिया थी पूर्णा,
जिसने जो हिमालय के ऊपर चढ़ी, जो हिमालय की चोटियों तक पहुंची, तो उसके सम्मान में गूगल ने भी डूडल बनाया। हौसलों पे तेरे हिमगिरी है चकित, पत्थरों को हटा हो न पथ से भ्रमित। दशरथ मांझी जो 20 साल तक पहाड़ को तोड़ता रहा और पहाड़ को अपनी जिद से पीछे हटना पड़ा और रास्ता देना पड़ा। पत्थरों को हटा हो न पथ से भ्रमित, प्रश्न चिन्ह लेकर सामने जो खड़े, उनसे कह दे सूर्य हो रहा है उदित। मानेगा जग तुझे, पूजेगा जग तुझे। कब लोग आपकी आराधना करते हैं, कब पूजा करते हैं, कब सम्मान करते हैं? ये एक पंक्ति जाते जाते आप सबके लिए। मानेगा जग तुझे, पूजेगा जग तुझे। पहले विष तो पियो फिर शंकर बनो, कोई कतरा नहीं तुम समंदर बनो। जीत ले विश्व को वो सिकंदर बनो, कोई कतरा नहीं तुम समंदर बनो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत धन्यवाद।